हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का जो अगला पार्ट है जैव प्रक्रम का परिवहन। जो हम लोग देखिए अभी तक क्लास किस तरह से कंटिन्यू किए हैं। पहले हम लोगों ने जैव प्रक्रम पढ़ा, उसके बाद जैव प्रक्रम के बाद हमने बताया कि आपको जो जैव प्रक्रम में पढ़ना है इसमें कई स्टेप हैं। जैसा अभी तक हमने अध्ययन कर लिया है और पोषण का जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। उसके बाद हमने बात कर लिया श्वसन का, जो कि श्वसन का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर। और जो तीसरा पार्ट था यह है परिवहन का। आज जो हमारा टॉपिक है वो परिवहन पर ही रिलेटेड है, परिवहन पर ही उपस्थित है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं परिवहन के बारे में। क्योंकि परिवहन के बिना हमारा जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, जो शरीर होता है, उसमें ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा आता है और परिवहन के द्वारा ही सभी ऑक्सीजन को प्रत्येक स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो परिवहन का मतलब है कि एक किसी वस्तु या पदार्थ या गैस को दूसरे स्थान पर ले जाना ही परिवहन कहलाता है। आज हम लोग बात करेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत परिवहन जो है ट्रांसपोर्टेशन। पहले हेडिंग लगाते हैं, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम इसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का संभवतः थर्ड भाग है क्या? परिवहन। परिवहन जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन स्पेलिंग मिला लीजिएगा, हो सकता है गलती हो सकती है। तो आज हम बायोलॉजी के जो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के भाग में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिवहन के बारे में। किसके बारे में? परिवहन, जिसे अंग्रेजी में हमने ट्रांसपोर्टेशन लिखा, परिवहन। इसका जो मतलब होता है परिवहन मतलब प्रत्येक चीज का वहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। इसका जो मतलब है कि किसी पदार्थ या गैस कुछ भी हो सकता है, जिसे हम द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक, हम लोग बात करेंगे इसमें ऑक्सीजन के बारे में। तो हम लोग किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से अन्य स्थान तक पहुंचाना, स्थान तक पहुंचाना। जो चैप्टर हमारा परिवहन, अभी ये परिवहन है, लेकिन आगे चल के ये परिवहन तंत्र बन जाएगा। क्योंकि यह एक श्रृंखला है कि ब्लड को शुद्ध करना और पंप करके प्रत्येक स्थान पर भेजना, यह भी एक तंत्र है। क्योंकि इसमें एक चीज तो भाग ले नहीं रहा है, इसमें प्रत्येक, जैसे हमारा हार्ट हो गया और धमनी हो गया, सिरा हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान या अन्य स्थान तक पहुंचाना ही हमारा क्या कहलाता है? परिवहन। देखो, हम लोग जब चीजें समझेंगे तो उसे सिंपल भाषा में समझेंगे। यदि सिंपल भाषा में समझे रहेंगे तो हमें एग्जाम में लिखने में सरलता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि हम चीजों को समझ कर जाएंगे तो उसे हम अपने वाक्य में एग्जाम में व्यक्त कर सकते हैं। तो परिवहन में अब हम लोग बात करेंगे कि किसका परिवहन हो रहा है। अब देखिए, ये हमारा शरीर था, ये हमारा शरीर, सपोज दैट, मान लीजिए शरीर था। ठीक, इसमें पोषण हुआ, पोषण अर्थात भोजन को हमने अंतर्ग्रहण किया। उसके बाद इसका श्वसन हुआ। नहीं, पहले हम लोग भोजन क्या करते हैं? शरीर के द्वारा अंतर्ग्रहण करेंगे। उसके बाद उसका पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। और पाचन के दौरान हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, क्योंकि भोजन का पाचन में सहायता करता है। पाचन के बाद हमारा श्वसन होगा।
हमने भोजन को ग्रहण किया, ठीक, अंतर ग्रहण किया, उसके बाद उसका पाचन किया, उसके बाद पाचन कैसे हुआ, श्वसन अर्थात O2 की उपस्थिति में पाचन हुआ। अब यहां से हमारा प्राप्त हो गया क्या, ऊर्जा। जब ऊर्जा प्राप्त होगा, अरे जब ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा तो इसको कई स्थान पर भेजने के लिए अरे कुछ न कुछ तो चीज होनी चाहिए, नहीं तो ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या होगा। अब यहाँ पर श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त हो गई, निकल गई, क्योंकि ये ऊर्जा तीनों से ही निकली, क्योंकि अंतर ग्रहण हुआ, उसके बाद पाचन हुआ, पाचन से हमें और पोषण की प्राप्ति होती है, और उससे जो पोषण होते हैं बड़े बड़े गोलिकाओं में होते हैं, और श्वसन के दौरान उसे हम छोटी छोटी गोलिकाओं अर्थात एटीपी या अन्य ऊर्जा जो एटीपी को ऊर्जा गृह कहा जाता है, वहाँ पे जो होता है ऊर्जा गृह में ऊर्जा एकत्रित होता है, फिर परिवहन के द्वारा वह प्रत्येक स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो जब श्वसन के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति हो गई, इसके बाद हमारा आता है परिवहन, क्योंकि इस ऊर्जा का प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य भी होना चाहिए, नहीं तो ये ऊर्जा यहीं पे बने रहेगा और ये यहाँ पे ऊर्जा मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए जैसे हमारा जो श्वसन के दौरान पोषण की प्राप्ति हो गई, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई, अब हमें जब हमारा शरीर ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा, वह ऊर्जा को यदि एक स्थान पे अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में यदि रखे रहेगा तो अन्य स्थानों पर तो ऊर्जा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक परिवहन नहीं था। तो परिवहन की हमारे जो बायोलॉजी में यह उपयोग है कि परिवहन के द्वारा हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात कई ब्रांचेस में हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यही ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है परिवहन। हमने बताया किसी पदार्थ का या किसी भी वस्तु द्रव्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही आपका परिवहन कहलाता है। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आएगा कि ब्लड जो हमारा शरीर होता है कैसे करता है, ऊर्जा भी निकलती है, उसके बाद परिवहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे समस्त भाग में ये ऊर्जाएं यदि मिलती रहेंगी तो हमारा जो बॉडी है वह एक संतुलित की भांति कार्य करेगा, क्योंकि हमें कार्य के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा परिवहन के द्वारा हमारे अन्य अंगों में पहुंचाई जाती है। इसका एक कार्य और भी है, यह ब्लड को यह डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड और ऑक्सीजिनेटेड ब्लड अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त, क्या ऑक्सीजन में नहीं, ऐसे नहीं, रक्त में उपस्थित, सीरियस करते हैं, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन और जो दूसरा होता है रक्त में अनुपस्थित ऑक्सीजन। अब देखिए जो हमारा ये है रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन और रक्त में अनुपस्थित ऑक्सीजन, अर्थात इसे कहते हैं ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं? ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, और इसे कहते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ऑक्सी शायद वाई रहेगा, ऑक्सी देख लीजिएगा, ऑक्सीजिनेटेड स्पेलिंग मिला लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग में मिस हो सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। अब समझो हमारे शरीर में देखिए रक्त में हमारे दो प्रकार के कंडीशन उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक में ब्लड उपस्थित रहेगा और दूसरे में ब्लड अनुपस्थित रहेगा। ये देखिए यहाँ पे उपस्थित में ऑक्सी रहेगा और इसमें डी रहेगा। अब सही है, देखिए
रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन और रक्त में अनुपस्थित ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो देखिए, जो ब्लड में जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा तो हमारे शरीर में जो ऐंठन, नींद, यदि प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो वहाँ जो है नींद, आलस्य आदि उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही हमारे तमाम अंग अपनी क्रिया को क्रियान्वित करते हैं। कैसे कि यदि ऑक्सीजन रहेगा तो उसमें संतुलित मात्रा में जो कार्य करने की क्षमता होती है वह क्षमता बनी रहेगी। नहीं तो देखिए, हमारे शरीर को जो आवश्यकता होती है CO2, जब ऑक्सीजन आएगा ब्लड से, उसके बाद जब यह कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में बदल जाएगा तो उसको पहुंचाने के लिए, हर जड़ तक पहुंचाकर उसे शुद्ध करने के लिए हमारा जो परिवहन का कार्य होता है, इसका दो कार्य हमने बताया। पोषक पदार्थों को एक स्थान से अन्य स्थान, मतलब प्रत्येक भागों में पहुंचाना, ठीक, और यह ऑक्सीजन को ले जाकर और CO2 को ले आने का कार्य भी करते हैं। सिंपल भाषा में यह ऑक्सीजन को ले जाने तथा CO2 को हार्ट तक ले आने में सहायता करते हैं। इसमें एक धमनी और शिरा पाई जाती है, उसको अभी हम समझाएंगे। और इसका जो कंसेप्ट है ब्लड का कंसेप्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि परिवहन कितने प्रकार का होता है। परिवहन कितने प्रकार का होता है, परिवहन कैसे होता है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसे हम इरेज कर रहे हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे उसको नोट कर लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो उसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो परिवहन का कार्य, परिवहन का कार्य हम सिंपल भाषा में यदि कहें तो यह पाचन के दौरान समस्त उत्पन्न ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या होता है। जो हमारा ये होता है पहला कार्य, पाचन के दौरान समस्त ऊर्जा को या समस्त उत्पन्न का रसायन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। जो दूसरा है, इसमें O2 का नहीं, इसमें CO2 तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थों का क्योंकि हमारे शरीर में जब पोषण के दौरान हमें कुछ वस्तुएं उत्सर्जित करने की क्षमता होगी, तो पोषण के दौरान जो CO2 तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है, परिवहन के द्वारा होता है। ठीक, इसमें तमाम रसायन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको अभी तक बताया परिवहन के बारे में और परिवहन का कार्य। ठीक, अब इसके हम प्रकार बताते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे आगे क्रियाएं बढ़ती है। इसके आगे का चैप्टर है ब्लड आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले इसके प्रकार, जो परिवहन का प्रकार। अब देखिए, हमने बताया कि अभी तक हमने परिवहन सिर्फ समझा, मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की ही बात सिर्फ किया।
अब हमें पढ़ना है परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखिए, अभी तक हमने परिवहन के बारे में ही पढ़ा, ठीक। अब परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्र का मतलब है जब कई सारे अंग मिलकर किसी क्रिया को कंप्लीट करते हैं उसे तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन की क्रिया में मुख, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, तमाम प्रकार की तंत्र का क्रिया कर रही थी। वैसे कई ऑर्गन मिल रहे थे, उसमें कई अंग मिल रहे थे। उसी प्रकार परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम आप लोग इसको समझ लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग में मिस हो सकता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें आपको सिस्टम से समझ में आया होगा कि इसमें कई सारे अंग मिलकर कार्य करेंगे। इसमें कई सारे अंग मिलकर कार्य करेंगे या बहुत से ऑर्गन मिलकर कार्य करेंगे, तभी ये तंत्र अर्थात सिस्टम बना। अगर हम बात करें परिवहन तंत्र के प्रकार, परिवहन तंत्र के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन है और दूसरा कौन है? पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र। और जो दूसरा है बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। और जो ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोग देख लीजिए, स्पेलिंग मिस हो सकती है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब टॉपिक को डिफाइन किया जाता है तो उसमें गलतियां हो जाती हैं लिखने में, तो आप लोग समझ लीजिएगा। कहीं गलती हो, वैसे गलती चांसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन हो सकता है दिमाग से डिसबैलेंस हो जाए। तो हमने बात की है परिवहन तंत्र के प्रकार। इसे परिवहन तंत्र को हम लिख सकते हैं परिसंचरण तंत्र भी, क्योंकि यहाँ पर संचरित होता है, क्योंकि खुला और बंद से। देखिए यहाँ पे परिसंचरण लिखा गया है ना, तो यहाँ पे परिसंचरण ही लिख लीजिए, परिसंचरण, क्योंकि आप परिवहन, ठीक है, इसमें भी वाहन हो रहा है, लेकिन संचरण आप लोग लिख लेंगे इसमें, क्योंकि अब प्रकार की बात हो रही है। तो परिसंचरण आपको शब्द सही से समझ आया रहेगा तो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ही समय लग जाता है सोचने में। आप लोग यह ध्यान रखिए, इनमें केशिका अनुपस्थित रहता है। हमने बात किसका किया है? केशिका का, ना कि कोशिका। इसमें कोशिका का बात नहीं, केशिका। हम केशिका का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाना चाहते हैं। आपने कभी देखा है दीपक, जो तेल में बाती डाल के जलाया जाता है? आप लोग देखते होंगे जो दीपक है, मान लीजिए ये ऐसा है, सपोज डैट, मान लीजिए सही नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ समझने के लिए हमने ये देखिए दीपक है, ठीक, दीपक, और इसमें इसका जो अन्य भाग होता है, पिछला भाग वह तेल से डूबा रहता है। तेल रहता है यहाँ पर, लेकिन जलता है या यहाँ पर। जैसे तेल खत्म हो जाता है या बुझ या जलना बंद कर देता है, तो क्या पता है कि यहाँ तेल यहाँ पर है तो जल कैसे रहा है? ये इनमें छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है, केशिका। जो केशिका होती है, जिस माध्यम से, जिस छिद्र से यह तेल जो ऊपर चढ़ता है उसे ही कहते हैं केशिका। केशिका कहते हैं। कैपिलरी, यह बहुत नग्न होती है,
सूक्ष्म छिद्र के द्वारा हमारे जो तेल होते हैं वो ऊपर दीपक में, आप देवरी का नाम सुने हैं, उसमें देखिए ऊपर जलता है। कैसे? केशिका के माध्यम से यह जो तेल होता है वह ऊपर जाता है। यह छोटा सा डिफिनीशन, ये छोटा सा एग्जाम्पल था समझाने के लिए। इनमें जो है केशिका अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। और जो ब्लड होता है यह एक समझ लीजिए यह ऊतकों से भरा होता है, अर्थात इसमें इसमें केशिका अनुपस्थित होती है। और इसमें जो है केशिका अनुपस्थित होने के कारण इनका जो ब्लड है, एक ढक्कन जैसे एक डब्बे में पानी ले लीजिए, वो ब्लड पूरा इधर उधर होता है। इसमें कोई नस नहीं पाई जाती है ब्लड को ले जाने के लिए, अर्थात केशिका अनुपस्थित होती है। इनमें जो ब्लड होता है वह रुधिर में होता है, ब्लड रुधिर में नहीं, इनमें जो ब्लड होता है वह केशिका के अनुपस्थित होने के कारण एक बंद स्थान पर होता है, जिसमें ऊतक हमेशा बने रहते हैं। अर्थात ऊतक को जब भी ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी वो तुरंत ब्लड वहाँ से ले सकते हैं। तो इसका जो हम लिखते हैं उसका जो कुछ तो जो जीव होते हैं उनमें जो ब्लड होता है वह कैसा होता है? जो रुधिर होता है, ब्लड रुधिर जो होता है यह एक असममित पात्र में होता है, असममित पात्र में होता है। कैसा होता है? असममित पात्र में होता है, अर्थात इसमें जो ऊतक होते हैं वह सभी ब्लड चाहे जब प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें छोटी छोटी केशिकाएं अनुपस्थित होती है, जैसा हमने बताया। इसलिए जो ब्लड होता है एक असममित पात्र का मतलब एक छोटा सा बर्तन ले लो, वहाँ पर ब्लड रहता है लेकिन यह असममित रहता है, इनमें कोई आकार नहीं होता। आपको समझने के लिए हमने बताया कि यह एक पात्र नुमा असममित, अर्थात जो इसमें जीव आते हैं, आप लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कहेंगे, यह असममित पात्र होता है। इसमें ऊतक जो रुधिर होता है वह अन्य स्थान पर आता जाता रहता है, इसमें केशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और यह जो होता है खुला परिसंचरण होता है। और जो इसका उदाहरण है वह है आर्थ्रोपोडा फाइलम में उपस्थित जीव जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम। इसमें शायद संभवतः जीव आते हैं। पहला हो गया आपका सीप और दूसरा जो है, पहला सीप हो गया और इसमें जो दूसरा जीव आता है तिलचट्टे की जो शरीर होती है उनमें ब्लड एक असममित पात्र में भरा होता है। दूसरा क्या है? तिलचट्टा दूसरा है। तो ये आपका ओपन सर्कुलेशन सिस्टम था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है, कोई चीज़ नहीं समझ में आया है या उसका एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है, कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं अपने हिसाब से, जितना हमको बताने की क्षमता है उतना हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक अर्थात क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।